लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में छत्तीसगढ़ की 3 लोकसभा क्षेत्रों राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद लोकसभा क्षेत्र में वोट पड़ेंगे। इसमें हाई प्रोफाइल राजनांदगांव लोकसभा सीट भी शामिल है। यही वजह है कि चुनाव में हिंदुत्व का मुद्दा गर्माता जा रहा है। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र से भूपेश बघेल लड़ रहे हैं। इनको वोट देना यानी कि मोहम्मद अकबर को वोट देना, बिल्कुल ऐसा ही है। 5 सालों तक सरकार चलाते समय इन्होंने सरकार नहीं चलाई, सरकार चलाई है अकबर ने, ढेबर ने। और उनकी जो सरकार चली है तो क्या अंधाधुन हुआ है सब जान रहे हैं। किस तरह से तुष्टीकरण की कांग्रेस की नीति परवान चढ़ी थी सब जानते हैं। कवर्धा में भगवा ध्वज के संदर्भ में जो विवाद हुआ था, भगवा ध्वज का अपमान हुआ था, उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं था। मैं निस्संदेह इस बात को कहता हूं कि इस तुष्टीकरण की राजनीति को समाप्त होना चाहिए। हमारे छत्तीसगढ़ में तो इसके लिए स्थान ही नहीं होना चाहिए। कांग्रेस इस पर पलटवार कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि राजनांदगांव की जनता भूपेश बघेल के समर्थन में खड़ी है। भाजपा धर्म और जाति के आधार पर समाज को बांटने की जितनी कोशिश कर ले, उसे कोई फायदा नहीं मिलने वाला। राजनांदगांव की जनता भूपेश बघेल के समर्थन में खड़ी है। राजनांदगांव का हर मतदाता चाहता है कि भूपेश बघेल जी उनका प्रतिनिधित्व करें और इस बात का एहसास भारतीय जनता पार्टी को भी हो गया है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे स्तरहीन राजनीति पे उतर आई है लोग, लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना ये विश्वमन करेंगे भूपेश बघेल को, उतने ज्यादा वोट से जनता नवाजेगी। निश्चित तौर पर भूपेश बघेल राजनांदगांव का चुनाव प्रचंड मतों से जीतने जा रहा है। चुनाव के ठीक एक दिन पहले भगवा पर सियासत शुरू हुई है। इससे पहले विधानसभा चुनाव में भी धर्म और धर्मांतरण का मुद्दा जमकर उछला था। देखना यह है कि इस बार इस मुद्दे से किसे कितना फायदा होता है और किसे कितना नुकसान। कैमरा पर्सन अखिलेश पवार के साथ गोपी कृष्ण साहू की रिपोर्ट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रेषिता शर्मा। दूसरा चरण भगवा पर रण। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के मतदान की तैयारी पूरी हो चुकी है। 3 लोकसभा सीटों पर कल चुनाव होना है, जिसमें से हॉट सीट कहे जाने वाली राजनांदगांव में भी मतदान होगा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनावी मैदान में। ऐसे में एक बार फिर भगवा अपमान का मुद्दा प्रदेश में गर्माता हुआ नजर आ रहा है। दूसरे चरण के मतदान से पहले बीरनपुर हिंदुत्व और भगवा अपमान का मुद्दा उठाती बीजेपी देखी जा रही है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि विजय शर्मा ने आरोप लगा है कि तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस कर रही है। तो आखिर ये राजनीति तुष्टीकरण की कौन कर रहा है, इसी पर चर्चा जान लेते गुहार के पॉइंट्स क्या है। छत्तीसगढ़ में कौन जीतेगा दूसरे चरण का रण। राजनांदगांव में भगवा पर क्यों छिड़ा सियासी संग्राम। क्या तुष्टीकरण के आरोप पर घिरेंगे भूपेश बघेल। लोकसभा चुनाव में कितना असर करेगा धार्मिक एजेंडा। इन्हीं मुख्य सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है, आपका परिचय करा देते हैं। कांग्रेस से अंशुल मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी से के एस चौहान जी हमारे साथ जुड़ गए। वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है ND24 की इस खास चर्चा में। अंशुल जी, एक बार फिर तुष्टीकरण के आरोप लग रहे हैं आप पर। बीजेपी जब जहां जहां हारती है उसके पास सिर्फ 3 चीजें होती हैं: भगवा, हिंदुत्व, अपराध और ध्रुवीकरण। और जब कांग्रेस जहां जहां जीतती है वह वहां पर बात करती है रोजगार, व्यापार, किसान, महिला और श्रमिक। सच्चाई तो मोहतरमा ये है, आपकी न्यूज चैनल के माध्यम से समूचे छत्तीसगढ़ को मैं यह बता देना चाहता हूं कि सच्चाई सिर्फ इतनी है कि कल बीजेपी को यह पता चल गया था कि भारी मतों से राजनांदगांव और साथ ही साथ अन्य सीटें भी बीजेपी हारने जा रही है, क्योंकि पिछले 10 वर्षों में बीजेपी के पास कोई कंस्ट्रक्टिव बताने के लिए कुछ नहीं है। बीजेपी जितनी बार भी बात करती है तो जनता यह पूछती है कि भैया 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ। बीजेपी जितने बार भी बात करती है तो जनता यह पूछती है कि किसान सम्मान की बात क्या हुआ। बीजेपी जितनी बात करती है तो वो पूछते हैं कि 100 स्मार्ट सिटीज बनाने की बात हुई थी तो उसका क्या हुआ। बीजेपी जितनी बात करती है तो ये बात हुई थी कि मुझे 100 दिन दे दीजिए, मैं महंगाई कम कर दूंगी, उसका जवाब उनके पास रहता नहीं है। तब एन केन प्रकारेण ये तथा कथित अपना ब्रह्मास्त्र निकालते हैं और जातिवाद की राजनीति करने के लिए अपनी षड्यंत्रकारी बुद्धि लगाते हैं। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ की जो जनता है बड़ी शांत और समझदार है।
छत्तीसगढ़ हम उन 2.5 करोड़ वासियों में से आते हैं जो समझदार की प्रणाली में होकर आते हैं। उन समझदार की प्रणाली का सबसे बड़ा टेस्ट अगर कभी होने जाने वाला है तो वो कल होने जाने वाला है, और उसमें समझदारी जीतेगी और जो ध्रुवीकरण की राजनीति है वह हार जाएगी। मैं बीजेपी के प्रवक्ता के द्वारा मैं माननीय उप मुख्यमंत्री से यह पूछना चाहता हूं, जो कि गृह मंत्री भी है, आप तो यही कहते थे ना कि रोहिंग्या मुसलमान को हमने बचा दिया। कितने रोहिंग्या मुसलमानों को आपने निकाल दिया, कितने को जेल में कर दिया, थोड़ा सा इसको स्पष्ट कर दीजिए। आप ही तो यह कहते थे ना कि ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है, आपने ऐसा कौन सा कानून ला दिया कि ध्रुवीकरण ना हो जाए? ये प्रमुख मुद्दे हैं। लगभग 6 महीने हो चुके हैं आपकी सरकार को आए, आपने जिन मुद्दों पर आप चुनाव लड़कर जीत कर आए थे उनके ऊपर आपने क्या कर दिया, थोड़ा सा इसको स्पष्ट कर दीजिए। ठीक है, जवाब ले लेते हैं के चौहान जी से इसका। पहले तो विजय शर्मा का जो बयान आया है उसके क्या मायने निकाले जाए? फिर कांग्रेस ये आरोप लगाती कि आप हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, चुनाव आते हिंदू मुस्लिम करने लगते हैं। देखिए प्रीशिता जी, जैसे कि हमारे कांग्रेसी प्रवक्ता ने बोला कि राजनांदगांव की जनता जो है वो शांत है और समझदार है, इसमें कोई शक नहीं। शांत है और समझदार है, उसका परिणाम दिखता है। शांति और समझदारी का परिणाम दिखता है कि वो शांति भी चाहती है और समझदारी भी चाहती है। समझदारी के हिसाब से, जागरूकता के हिसाब से उसने अपनी वोटें दी है। 2018 में लेके चलता हूं प्रीशिता जी आपको। 2018 में 8 विधानसभा थी, अभी भी 8 विधानसभा है, जिसमें से 7 विधानसभा कांग्रेस ने जीती थी, एक मात्र राजनांदगांव की छोड़ के। अब उसमें अगर आप पूरी विधानसभा के पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो लगभग 2 लाख वोटों से का अंतर था, मार्जिन था, कांग्रेस को ज्यादा मिली थी 2018 में। ठीक है, अब 2019 आता है प्रीशिता जी, 2019 आता है और भारतीय जनता पार्टी वहां पर लगभग 1,12,000 वोटों से हमारे संतोष पांडे जी जीत जाते हैं। जब से छत्तीसगढ़ बना है 2004, 2009, 2014, 2019 के जो चुनाव हैं वो भारतीय जनता पार्टी जीती है, आम चुनाव लोकसभा के। दूसरी बात, अब आ जाते हैं हम 2023 में। इन्होंने बहुत शांति दिखाई, इन्होंने बहुत अपना विकास कार्य दिखाया, जैसे कि हमारे कांग्रेसी प्रवक्ता बोल रहे थे कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है। कांग्रेस खैरागढ़ का भी उपचुनाव मेरे को याद है, उन्होंने काम के नाम पे नहीं, घोषणाओं के आधार पे वोट मांगे, नया जिला बना देंगे। 2 नए जिले बनाए गए, मोना मानपुर और खैरागढ़, जिसमें से लगभग एक जिला बनाने में लगभग 50 से 60 करोड़ जहां फंड देना पड़ता है, इन्होंने वहां पर 2 करोड़ रुपए भी फंड नहीं दिया। क्या खैरागढ़ की जनता और मोला मानपुर की जनता ठगा हुआ महसूस नहीं कर रही है अपने आप? दूसरी बात, 2023 का चुनाव इसका परिणाम है, इसी शांति का और इसी जागरूकता का और इसी समझदारी का। राजनांदगांव की जनता ने जो समझदारी, जो शांति दिखाने की कोशिश की, जो समझदारी दिखाने की कोशिश की और जो जागरूकता दिखाने की कोशिश की, 2023 के चुनाव में आएंगे हम लोग तो 2023 में जो 8 विधानसभा है, 8 विधानसभा में जो पूरे सभी की आप वोट देखेंगे तो 30,000 भारतीय जनता पार्टी को वोट ज्यादा मिले हैं। 2018 में जब आपको 2 लाख वोट ज्यादा मिले थे और उसमें आप 1,12,000 से वोट से हार गए थे, और उसके बाद 2023 में ऐसा क्या हो गया कि 2023 में विधानसभा में खदेड़ के रख दिया आपको भारतीय कांग्रेस को राजनांदगांव की जनता ने। ये तो भारतीय जनता पार्टी ने वोट नहीं डाली थी, कांग्रेस की राजनांदगांव की जनता ने वोट डाली थी, और 30,000 वोटों से आपको नीचे क्यों कर दिया? तो लगभग 2018 और 2023 के चुनाव में 2,30,000 वोटर्स जो हैं वो कम हो गए। किसके? कांग्रेस के। वो क्यों हुआ? वो इसी शांति का प्रतीक है, इसी समझदारी का, ये समझदारी का प्रतीक है, इसी जागरूकता का प्रतीक है कि आपको इस धरातल में इस ऐसे उखाड़ के रख दिया। दूसरी बात, क्यों ना करें विजय शर्मा जी ऐसी बातें, क्यों ना करें? क्या ये मुद्दा नहीं था? क्या ये बातें नहीं थी? क्या इस वजह से लोगों ने वहां पर उनको खदेड़ा नहीं? ऐसा जब कवर्धा में पहली बार होता है छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ में जब ये पहली बार होता है और उसके बाद
वहां के जनप्रतिनिधि मोहम्मद अकबर नहीं आते हैं, वहां के जो गृह मंत्री है छत्तीसगढ़ के वो नहीं आते हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री तक नहीं आते हैं, तो क्यों ना बोले हमारे उप मुख्यमंत्री जी। और वहां पर यहाँ पर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का नहीं, कांग्रेस राजनांदगांव की जनता ठीक है, एक प्रतिक्रिया शर्मा जी से भी ले लेते हैं कि शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। शर्मा जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह का बयान आया है गृह मंत्री का, और दूसरा चरण है, कल मतदान होना है 3 सीटों पर और भगवा पर अब जंग छिड़ गई है। देखिए, कवर्धा में जो घटना हुई थी उसको लेकर गृह मंत्री विजय शर्मा का जो बयान है उसका तात्पर्य एकदम स्पष्ट है कि जो घटना हुई थी निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में एक पहली घटना थी जिसमें इस प्रकार से सांप्रदायिक हिंसा का सामना करना पड़ा, और जो छत्तीसगढ़ की सभ्यता और संस्कृति के अनुरूप नहीं था, जिसके चलते हुए जो मोहम्मद अकबर जो 58,000 मतों से जीते थे वो जाके 42,000 मतों से हार जाते हैं, विजय शर्मा वहां से जीत जाते हैं। अब क्या उस विधानसभा में जो घटना हुई थी उसको लेकर के पूरे लोकसभा क्षेत्र में कितना प्रभाव पड़ता है, लेकिन मुझे लगता है इससे ज्यादा महत्वपूर्ण विकास की बात चौहान जी कह रहे, नए जिले बने हैं, वहाँ विकास की क्या स्थिति है, आवास की क्या स्थिति है, पेयजल की क्या स्थिति है। इसके साथ ही जो सत्ता में अभी टोटल तीनों सीट की यदि बात करेंगे तो 24 विधानसभा सीट आते हैं, जिसमें से छत्तीसगढ़ में तो तीनों सीटों में से 14 पर कांग्रेस का कब्जा है। और महत्वपूर्ण राजनांदगांव में भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री और महासमुंद में पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू मैदान में है। कांकेर में जो कांग्रेस के प्रत्याशी है वीरेश ठाकुर, वो मात्र लगभग 7,000 मतों से पराजित हुए थे। इस दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पे स्थिति कमजोर नहीं है कांग्रेस की, लेकिन सत्ता में डबल इंजन की सरकार होते हुए भाजपा ज्यादा आक्रामक तेवर नजर आ रही। चाहे प्रधानमंत्री के यहाँ के भाषणों को देख लें, धमतरी की सभा को देख लें जो महासमुंद लोकसभा सीट में आते, चाहे राजनांदगांव में लगातार जिस तरह से हमले हो रहे हैं भूपेश बघेल के कार्यकाल को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, जिला निर्माण विकास को लेकर, और सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे लगता है कि जो बेरोजगारी है ये एक बड़ा मुद्दा इस क्षेत्र में रहेगा। चाहे वो महासमुंद की बात करें चाहे राजनांदगांव की बात करें, यहाँ पे रोजगार के संसाधनों की कमी कही जा सकती। 4 जिले राजनांदगांव में बन चुके हैं, उसके बावजूद वहां स्थिति। कांकेर में जहां तक बात है, नक्सली घटना हुई, नक्सली घटना के बाद वहां एक धर्मांतरण भी एक विषय है वहां पर, और धर्मांतरण में डिलिस्टिंग की बात भोजराज नाग वहां के भाजपा प्रत्याशी कह रहे हैं। तो ये कितना असर होगा, कहने का मतलब धर्मांतरण, धर्म के आधार पर आरक्षण की जो बात हो रही वो कहें, या राम मंदिर के तमाम जो नेशनल मुद्दे हैं उसके साथ छत्तीसगढ़ में स्थानीय स्तर पर जो विकास के मुद्दे, चाहे मोदी की गारंटी की बात करें या कांग्रेस जो अपने न्याय के माध्यम से जो बातें कह रही है किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, गरीबों के लिए, ये एक महत्वपूर्ण विषय छत्तीसगढ़ में रहेगा। लेकिन इस बार का जो चुनाव है, जो कांग्रेस ने जिस तरह बड़े चेहरों को मैदान में उतारा है, उसको देखते हुए द्वितीय चरण का जो मतदान है ये एक महत्वपूर्ण होगा ऐसा लगता है। जी ठीक है, अंशुल जी क्या कहना चाहेंगे आप? राजनांदगांव सीट पर भूपेश बघेल चुनावी मैदान में, और लगातार ये देखा जा रहा है कि भूपेश बघेल गिरते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल नहीं, भूपेश बघेल हुए बल्कि घेरते हुए नजर आ रहे हैं। अगर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, जिनकी इस प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, जिन्होंने पिछले 6 महीनों से इतने बड़े ज्वलंत मुद्दों पर एक भी कार्यवाही कर ना दिखाई हो, गृह मंत्रालय जिनके हाथ में, और उनको मजबूरन इस प्रकार का बयान देना पड़ जाए, तो हम और आप ये समझ सकते हैं चाणक्य नीति के अनुसार कि भूपेश बघेल जी की राजनांदगांव में स्थिति कितनी सुदृढ़ और सक्षम है। और इस प्रकार का बयान अगर ये देते हैं तो जितना बड़ा मार्जिन हम लोग लेके चल रहे थे, मैं समझता हूं कि राजनांदगांव की जो जनता है वो बहुत आशीर्वाद देगी और भूपेश बघेल जी को मैं समझता हूं ऐतिहासिक मतों से जिताएगी। ये सच्चाई, दूध का दूध और पानी का पानी स्वयं बीजेपी के नेता और विजय शर्मा जी कर रहे हैं। और अभी बहुत प्यारी बात कही, शांत की बहुत अच्छी बात कर निकल कर आई, मान्यवर ने, बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि इतने बार हम ये जीते, फिर इनकी शांत हो गए, फिर ये कैसे हो गए। तो ऐसे ही अगर यही समीकरण अगर मैं आदरणीय स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को लगाता हूं, जहां से वो 6 जगहों से चुनाव जीतते थे और हारते भी थे, तो वहां की जनता भी शांत होगी। फिर क्यों बीजेपी के नेताओं को नहीं मिल गया? और रमन सिंह जी जब पहली बार चुनाव लड़े थे और 1700 मतों से गिरे थे और फिर घायल होकर गिर गए थे और उनको चक्कर आ गया था रमन सिंह जी को, तब भी शांति का अनुरूप छत्तीसगढ़ देता होगा। तो ये कोई पैमाना नहीं होता मान्यवर की कौन शांत है तो बीजेपी जीतेगी, कौन अशांत है तो कांग्रेस नहीं जीतेगी, कि कौन अन्य दल जीतेगा। थोड़ा सा पैमानों को ठीक कर लेंगे तो मैं समझता हूँ जनता तक बहुत अच्छी बात जाएगी। अब जो रोजगार और व्यापार की मुद्दे की हमने बात कही, जो डबल इंजन की सरकार कहती थी कि आप मुझे 100वां दिन दे दीजिए, वो 100वां दिन छत्तीसगढ़ के पाले में आज दिनांक तक नहीं आया।
फिर से वही 100 रुपए का पेट्रोल हम पा रहे हैं, 500 रुपए का सिलेंडर हमको देने की बात करी थी, 1200 का हम पा रहे हैं। और आप भी मोहतरमा, मुझे लगता है कि आप भी पा रहे हो। रोजगारिता की भी बात करी थी कि 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, तो मैं समझता हूं 10-12 लाख रोजगार जो है छत्तीसगढ़ के पाले में आए होंगे, जिसमें से 50-60 हजार राजनांदगांव में भी आए होंगे। वो कहां चलेगा? ये जनता जनार्दन के प्रश्न है। इन्होंने कहा था ना कि 100 स्मार्ट सिटीज बनाएंगे, तो बीजेपी के प्रवक्ता ने तो 10-5 प्लाट ले लिए होंगे वहां पे 100 स्मार्ट सिटीज में। और इन्होंने कहा था ना बुलेट ट्रेन चलाएंगे, तो बुलेट ट्रेन में तो इनका पूरा परिवार और हमारा परिवार तो पूरा देश भ्रमण कर रहा होगा। कितनी सच्चाई की बातें हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड जैसी बात करते हैं। और नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि जिस देश का रुपया गिरता है उस देश का प्रधानमंत्री गिरा हुआ रहता है। तो मेरे देश का रुपया कितना उठा हुआ है ये हमें और आपसे छुपा नहीं है। इंटरनेट का जमाना है। आज 85 रुपए के भाव पे हम खड़े हुए हैं। तो आज मोदी जी क्या कह रहे हैं, जो इनकी जो गारंटियां हैं वो कहीं ना कहीं फेल होते हुए नजर आ रही है। इसलिए कांग्रेस की गेड़ियों पर चढ़कर इन्हें अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ये प्रतिबद्ध होते हुए नजर आ रहे हैं। ये अपना 10 साल का कृत्य बताए ना। ये कहते हैं ना कि हमने 18 लाख आवास की हमने घोषणा कर दी। इनके एक नेता तो कहते हैं हमने बना दिए, आज ही उन्होंने कहा। फिर हमने उनको समझाया कि भैया एक भी ईंट नहीं लगी गई है, एक भी आवास नहीं बना गया है। अब तो डबल इंजन की सरकार है मान्यवर। अब तो कर बता दीजिए। अब तो बिजली गुल होने लगी राजधानी जैसे रायपुर में। अब तो चाकूपुर बन गए। जवाब दे दीजिए। ऊपर राजनीति कर रहे थे, क्या हुआ महिला सशक्तिकरण का? इन पर जवाब दीजिए। आप जो मुद्दे हैं उस पर बात करिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भारत में है भाई भाई, ये सच्चाई है, ये तासीर है छत्तीसगढ़ की, ये भारत की तासीर। जवाब ले लेते हैं आप चौहान जी। ऐसी क्या बात हो गई प्रीशिता जी कि 40 सालों से कांग्रेस सत्ता में नहीं आ पाई। 40 सालों से वो पूर्ण बहुमत में सरकार नहीं बना पाई। 40 साल हो गए। 1984 में पिछली बार पूर्ण बहुमत में लोकसभा में आई थी। और उसके बाद ऐसी क्या बात हो गई है कांग्रेस की जो 2014 से लेकर अभी तक लगभग 85% चुनाव आपने हारे हैं? ऐसी क्या बात हो गई? 2014 में आपके 9 राज्यों की सरकार थी और आज 2024 में आप 3 राज्यों में सरकार रह गई है। ऐसी क्या बात हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी का लगातार ग्राफ बढ़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सभी लोग वोट दे रहे हैं? जितना समझदार हमारे कांग्रेसी प्रवक्ता हैं, मेरे ख्याल से उतने ही समझदार राजनांदगांव की भी जनता है, जो पिछले 2009, 2014, 2019 के आप चुनाव देखेंगे तो 1 लाख, लगभग 2.25 लाख और फिर 1,12,000 के वोटों के अंतर से हराया है। लाखों वोटों के अंतर से हार रहे हैं कांग्रेसी प्रत्याशी। तो और उसके बाद 2018 में और 2023 का परिणाम आपके सामने है। 2,30,000 वोटों का फर्क लगभग। उसके बावजूद भी आप बोलते हैं कि हम अपने कामों के आधार पर और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में क्यों दे रही है वोट? तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इसलिए दे रही है। ठीक है, मार्जिन होगा, लेकिन इतनी कमजोर भी नहीं है राजनांदगांव क्षेत्र में कांग्रेस। जिस तरह से जो क्लीन स्वीप का टारगेट आप लेकर चल रहे हैं, विधानसभा चुनाव के परिणाम देखें तो वोट परसेंट कांग्रेस का कम नहीं हुआ है, भले ही सीटें कम आई हो। देखिए, सबसे मेन बात यह है कि 2018 की मैंने आपको बोल दिया है कि लगभग 2 लाख वोटों से ये मार्जिन में ज्यादा थे भारतीय जनता पार्टी से। आप निकाल के आंकड़े देख लीजिए। और आज की डेट में 2023 में ये 30,000 वोटों से नीचे हैं। जो अगर आठों विधानसभा के जो आंकड़े जोड़ेंगे तो 30,000 वोटों से लगभग इन लोग पीछे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप 2,30,000 वोट से आप पीछे हैं आज की डेट में। और उसके बाद भी 2 लाख जब पीछे भी थे, जैसे कि हमारे अभी शर्मा जी ने बोला भी 58,000 वोटों से मोहम्मद अकबर जीतते हैं और उसके बाद 42,000 वोटों से हार जाते हैं। वो क्या था? लगभग 1 लाख वोट का तो वहीं पर फर्क आता है। दूसरी बात ये है, जिस भूपेश बघेल जी को वहां पर उतारा गया है, वहां पर जनता तो आप छोड़ दीजिए, जनता तो जब जवाब देगी। लेकिन वो आप आरोप लगा रहे ना इस बयान के बाद कि आप डरे हुए हैं कि धर्म जाति के आधार पर राजनीति करने पर उतर आए हैं। प्रीशिता जी, इनकी लोकप्रियता का, भूपेश बघेल जी की लोकप्रियता का एक उदाहरण अभी कुछ दिन पहले स्टेज में बखान किया गया, जनता के द्वारा नहीं, उनके खुद के कांग्रेसी कार्यकर्ता के द्वारा। कांग्रेसी कार्यकर्ता कितना विरोध कर रहे हैं वो हम सब जानते हैं।
और इतनी बेइज्जती तो किसी भी पूर्व मुख्यमंत्री की नहीं हुई है जितनी इनकी हुई है। दूसरी बात, आज की डेट में ये जनता सब जानती है कि नवाज खान कौन है। नवाज खान के नाम से कई अपराध यहाँ पर लंबित है। और क्यों लंबित है? क्योंकि भूपेश सरकार चली आ रही थी। दूसरी बात, उन्होंने और भूपेश सरकार और नवाज खान की नजदीकियां हर कोई जानता है वहां पर। और वो किसी का जमीन हथियाना, किसी को अपराधी तत्व के से जुड़े रहना, नवाज खान और मोहम्मद अकबर की सभी काली करतूतें सब जानते हैं कि कैसे रोहिंग्या ठीक है, अंशुल जी जवाब दे दीजिए, फिर शर्मा जी का रुख करूंगे। देखिए बीजेपी के प्रवक्ता के श्री मुख पर अपने आप ये बात आ गई कि सब लोग जानते हैं कि नवाज खान कौन है। सबके अंदर में वो बीजेपी के प्रवक्ता भी आते होंगे, वो जो देश की छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री हैं वह भी आते होंगे, और इन्होंने ये भी कहा कि सब लोग जानते हैं कि कितने अपराध लंबित हैं। तो सोचिए कि छत्तीसगढ़ का गृह मंत्रालय पिछले 4 महीनों से नवाज खान जैसे व्यक्ति को अभी तक पकड़ नहीं पाया है और अंदर नहीं कर पाया है। सोचिए चलती हुई सरकार कितने निम्न स्तर पर काम कर रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इस बात का टिक मार के बीजेपी के प्रवक्ता स्वयं लगा रहे हैं माननीय गृह मंत्री के ऊपर। मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद एवं साधुवाद ऐसे प्रवक्ताओं को करता हूं, पहली बात। और दूसरी बात, इन्होंने अभी ये कहा कि हमको किस प्रकार की राजनीति करना चाहिए, कितने मतों से हम जीत जाएंगे। जब मान्यवर आपके पास इतना बड़ा कैलकुलेशन है, 2.5 लाख मतों का कैलकुलेशन है, 3 लाख मतों का कैलकुलेशन है, तो इसी के माध्यम से मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप अपने कर्मों और कृत्यों पर बात क्यों नहीं करते? आप ये क्यों नहीं बताते कि राजनाथ चौक पे स्मार्ट सिटी बनाई कि नहीं बनाई? आपने क्यों नहीं बताते कि चौथे स्थान पे स्टॉक एक्सचेंज है हमारा, तीसरे स्थान पे हम लोग ऑटोमोबाइल सेक्टर पे है, दूसरे स्थान पे हम लोग मोबाइल सेक्टर पे, पहले स्थान पे हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर पे है। उसका हम तो अपने कर्मों के हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन आप कर्मों के नहीं, घोषणाओं के आधार पे आप बात कर रहे थे। मेन बात ये है। तब भी वो चलिए ठीक है, शर्मा जी का रुख करूंगे। हम अपने कर्मों के हिसाब से ही, जब 80 करोड़ लोगों को हम लोग मुफ्त राशन देते हैं, 50 करोड़ लोगों का जनधन खाता खोलते हैं, चलिए ठीक है, शांत हो जाइए। शर्मा जी का रुख करूंगी। शर्मा जी देखिए, विधानसभा चुनाव के समय भी हमने देखा था धर्म और धर्मांतरण का मुद्दा खूब गूंजा था छत्तीसगढ़ में। अब फिर दूसरे चरण का मतदान है। हाई प्रोफाइल सीट राजनांदगांव ही बनी हुई है छत्तीसगढ़ में फिलहाल, हालांकि महत्वपूर्ण तो सारी सीटें हैं, लेकिन जो कि भूपेश बघेल चुनावी मैदान में है और इस तरह के फिर आरोप लगना, क्या लगता है आपको कौन कर रहा है तुष्टीकरण की राजनीति? देखिए, भाजपा पूरी तरह से भूपेश बघेल के ऊपर आक्रामक रवैया शुरू से ही अपनाई है। दूसरी ओर अब कांग्रेस देखेंगे नरेंद्र मोदी को केंद्रित करके आक्रमण करते रही है। कहने का तात्पर्य यहाँ पे स्लीपर सेल से लेकर के तमाम भाजपा प्रवेश उत्सव जो मना रही उसको लेकर के, यहाँ जो आरक्षण समाप्त हो जाएगा इसको लेकर संशय की बात है, या संविधान बदल दिया जाएगा इसको बात है, या धर्म आधारित आरक्षण की बात है। तमाम विषय यहाँ पे इसलिए दिख रहे हैं कि एकदम हाई प्रोफाइल हो चुका है छत्तीसगढ़ के ये दूसरा चरण का मतदान। जो मैं पहले ही कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व गृह मंत्री और 60,000 मतों से वीरेश ठाकुर जिस तरह से पराजित हुए थे, तीनों सीटें महत्वपूर्ण है क्योंकि एक आदिवासी के लिए आरक्षित है और दूसरा जो पूरी तरह ओबीसी प्रभावित क्षेत्र कहा जा सकता है। दोनों ही प्रत्याशी महासमुंद में ओबीसी वर्ग से हैं, लगातार साहू समाज के वहां सांसद रहे। और जहां पर राजनांदगांव की बात करेंगे तो वहां ओबीसी बाहुल तो भाई है, एक एसटी और एक जो एसटी वर्ग के लिए भी आरक्षित सीटें हैं। लगातार वह पिछले चुनाव में भले ही साहू वहां कांग्रेस प्रत्याशी हार गए थे, लेकिन वहां भी एक जातिवाद का गणित है। धर्म को लेकर आप देख रहे हैं कवर्धा की जो घटना को जिस तरह से बातें की जा रही, जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर अंबेडकर के संबंधों को लेकर जिस तरह से आज बयान भाजपा जारी कर रही है, तमाम मुद्दे। इसका तात्पर्य है कि यहाँ पे महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और धर्म के साथ साथ तमाम राष्ट्रीय विषय, जो राम मंदिर की बात करें, मोदी की गारंटी, तमाम विषय यहाँ के मतदाताओं को विचार करना। मुझे लगता है कि पिछले चुनाव में जो 76% के से अधिक मतदान राजनांदगांव में हुआ था। आप समझना चाहूंगी शर्मा जी, विकास के मुद्दे तो है ही जिन पे जनता मतदान करती है, लेकिन विकास से हटकर अगर धर्म, जाति, हिंदुत्व, इन सब मुद्दों की बात की जाए तो ये क्या ज्यादा प्रभावी होते हैं चुनाव के समय? अंतिम समय में जो मतदाता निर्णय करते हैं उन पर कहीं असर करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ के मतदाता जिस तरह से 2018 विधानसभा, 2019 लोकसभा और 2023 में जिस तरह आप मोदी की गारंटी को लेकर लोगों ने एक 71 विधायक वाले कांग्रेस की सरकार को यहाँ पलट दिया, तो मुझे लगता है कि मुद्दे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जिस तरह से आवास के मुद्दों को लेकर 18 लाख आवास की जो बात आ रही है, पेयजल योजना की जो बात आ रही है,
किसानों को जो 3100 रुपए में धान खरीदी की बात आ रही है, या 500 रुपए गैस सिलेंडर नहीं मिल पाया इसकी बात हो, या आदिवासियों को 5,500 रुपए में जो तेंदु पत्ता खरीदी के साथ तमाम ऐसे विषय, रेल की बात हो रही है राजनांदगांव में, कवर्धा, जो तमाम प्रकार के जो विकास की बातें हो रही है, ये महत्वपूर्ण विषय है। मुझे लगता है कि मुद्दों के आधार पर मतदान करने के लिए मतदाता निकलेंगे, और जो मैं पहले कहा, जो 76% राजनांदगांव में और महासमुंद और कांकेर में 74% मतदान पिछले चुनाव में हुआ था, ये एक आंकड़ा बढ़ने की पूरी आशा है। जी बिल्कुल, अब तो क्या मुद्दे चलेंगे तो जनता ही बताएगी, क्योंकि अब तो परीक्षा की घड़ी आ गई है। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। दूसरे चरण का रण है, छत्तीसगढ़ की 3 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है कल, और जिस तरह आज बयान आया है उसके बाद विजय शर्मा का धर्म जाति के आधार पर राजनीति के आरोप लगने लगे। हालांकि अंतिम घड़ी है, परीक्षा का समय है, अब जनता तय करेगी कि आखिर क्या मुद्दे इन 3 सीटों पर काम किए। गुवाहाटी छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।